नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमएमआर से टेंडर को लेके और अभी हम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इस नए टेंडर को लेके कुछ फ्रेश जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक इस टेंडर में काफ़ी बदलाव किया जा चुका था और टेंडर के रूल और रेगुलेशन बदलने के साथ साथ ही इसमें भारत को ऑफर किए जा रहे फाइटर जेट्स की तरफ से भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। अभी इस टेंडर में जो सबसे बड़ी चेंज हमें देखने को मिलने वाली है वो ये है कि अभी बोइंग की तरफ से इस टेंडर में अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट के बदले सिर्फ अपनी F-15EX को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, जबकि पहले बोइंग की तरफ से F-18 और F-15EX दोनों को ऑफर किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि पिछली बार जब टेस्ट किया जा रहा था तो टेक्निकल एवोल्यूशन के दौरान F-18 इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा था, जिस वजह से बोइंग को यहां पर लगता है कि F-18 सुपर हॉर्नेट के बदले F-15EX इंडियन एयरफोर्स के लिए बेटर ऑप्शन होने वाली है। और F-18 सुपर हॉर्नेट को आगे चल के बोइंग की तरफ से सिर्फ इंडियन नेवी के टेंडर में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद रशिया की तरफ से अपनी सेम MiG-35 और Su-35 को भारत को ऑफर किया जा रहा है। वहीं पर साब की तरफ से अपनी ग्रिपन ई को ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले वाले टेंडर में ऑफर किए गए। ये ग्रिपन का एक अपडेटेड वर्जन है और साब को उम्मीद है कि ये इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल पैरामीटर को क्लियर कर सकता है। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी F-21 को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि काइंड ऑफ F-16 ही है, लेकिन इसमें अभी मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ इसको भारत को ऑफर किया जा रहा है। पर यहाँ पर उम्मीद है कि इसे बहुत ही कम कीमत पर भारत को ऑफर किया जाएगा ताकि लॉकहीड मार्टिन इस टेंडर में अपनी जगह को मजबूत कर पाए। इसके बाद आप सब जानते हैं कि इस टेंडर में रफाल पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि फिलहाल भारत का सबसे चहेता एयरक्राफ्ट है और अभी भारत में इनको बनाने के लिए भी लगभग सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। और डसॉल्ट की तरफ से अभी आगे चल के भारत में इसके केमारो फैसिलिटी को बनाने के लिए ऑफर दिया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर यहीं पर इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और अंत में हाल ही में इस टेंडर में यूरोफाइटर टाइफून की एंट्री होने की बात की जा रही है, जो कि पिछली बार की टाइफून के मुकाबले काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इसमें ECRS Mark II रडार, बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेटर काउंटर मेजर सिस्टम और बेहतर रेंज मिलने वाली है, जो कि यूरोफाइटर की क्लेम के मुताबिक ये अपने सेगमेंट में सबसे मॉडर्न और सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि अपने पायलट को किसी भी टारगेट को पहले डिटेक्ट और फायर करने की काबिलियत देने वाला है। साथ ही अब ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल भी होने वाला है, जिस वजह से इस पर फायर की गई मिसाइल की आसानी से इवेट कर सकता है। पिछली बार इस टेंडर में रफाल और यूरोफाइटर अकेले दो एयरक्राफ्ट थे जो कि इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए थे, लेकिन इस बार की टक्कर में डसॉल्ट भी अपनी तरफ से रफाल की F-4 वर्जन को भारत को ऑफर करने वाला है और साथ ही यूरोफाइटर की तरफ से भी अपनी टाइफून की ट्रेंच 3 वर्जन को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है। अब अगर एक डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो एयर टू एयर रोल में काइंड ऑफ यूरोफाइटर जो है वो रफाल को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी में रफाल यूरोफाइटर के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। और रफाल एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड एयरक्राफ्ट है जिसमें बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी एक बैलेंस्ड अप्रोच में मौजूद है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछली बार इसको सिलेक्ट किया गया था। अब देखने वाली बात यह कि इस बार यूरोफाइटर इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोफाइटर आसानी से इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को इस बार भी पूरा कर लेगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होगा कि रफाल को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले से हमारे पास रफाल मौजूद है और एडिशनल ऑर्डर के साथ साथ हमें ये काफ़ी हद तक सस्ते पड़ सकते हैं और हमारी ऑक्सिलरी स्पेंडिंग भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जो कि मेनली हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में खर्च करना होता है या फिर वेपन को लेकर खर्च करना होता है, तो वहाँ पर हमको काफ़ी हद तक कंसेशन मिल जाएंगे, जिस वजह से इस टेंडर में आगे चल के रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा बताया जा रहा है। अगला अपडेट टैंक्स को लेकर। वैसे अभी पिछले 2-3 सालों में हुई लड़ाई को देखते हुए टैंक्स की इमेज के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले इन टैंक्स को इन्फेंट्री यूनिट की सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, लेकिन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई और अभी यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई के बाद ऐसा लगने लगा है कि टैंक्स अभी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं रहे और अभी ड्रोन्स और एंटी टैंक गाइडेड वेपन के खिलाफ ही अपने एज को खो रहे हैं। इसी बीच पिछले 40 से 50 साल की बात करें तो लगभग सभी टैंक्स में 120 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ ऐसे टैंक्स होते हैं जिसमें 125 mm की राइफल गन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टैंक्स की जो गन्स होते हैं वो 120 से 125 mm के बीच होती है, जो कि काइंड ऑफ बैलेंस्ड फायर पावर को प्रोवाइड भी करती है। और अभी हम लोग मेन बैटल टैंक की बात करें, अगर आप लाइट टैंक की बात करेंगे तो उसमें नॉर्मली 105 mm की गन का इस्तेमाल होता है।
लेकिन अभी पहली बार जर्मनी की रेनमेटल की तरफ से एक नई कैलिबर की मेन गन को तैयार किया जा रहा है, जो कि 130 mm का गन होने वाला है और इसे जर्मनी की तरफ से अपनी K551 पैंथर टैंक के साथ लॉन्च किया जा रहा है। वैसे ये टैंक अपनी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले 5 टन के आसपास हल्का होने वाला है, लेकिन रेनमेटल का दावा है कि यह नया गन प्रीवियस 120 mm की गन के मुकाबले 50% ज्यादा इफेक्टिव फायर पावर को देने वाला और इसका रेंज भी काफी हद तक ज्यादा होने वाला है। वहीं पर अगर फ्रांस की नेक्स्टर सिस्टम की बात करें तो वो भी अभी एक 140 mm की मेन गन को डेवलप कर रहे हैं और उनका ये भी दावा कि ये जो गन है ये एग्जिस्टिंग 120 mm की गन के मुकाबले लगभग 70% ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से अभी भी अपनी अर्माता टैंक में 125 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी सिर्फ नेटो कंट्री नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में टैंक्स की मेन गन को अपग्रेड करने का दौर शुरू हो चुका है। वैसे अभी टैंक्स की एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड वेपन के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर ऑफेंसिव पावर की बात करें तो हायर कैलिबर की राउंड्स के साथ ओब्वियसली बेहतर डैमेज मिलने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम रिकॉल को लेके हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी जब DRDO अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक को डेवलप कर रहा है तो हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक में हमें अपनी टैंक्स की मेन गन को अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी हम अर्जुन टैंक में 120 mm की मेन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे दुश्मन 130 या 140 mm पर शिफ्ट होने लगे तो हमें भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। पर 120 mm की राउंड की बात करें तो ये अभी के लिए सबसे बैलेंस्ड राउंड है और इससे ऊपर जाते ही भले ही इसकी रेंज और डैमेज पावर बढ़ने लगेगा, लेकिन साथ में हमें उतना ही ज्यादा रिकॉल का सामना करना पड़ेगा और इससे जो गन की एक्यूरेसी उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी को लेके मल्टीपल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी और हमारे स्पेशल फोर्सेस की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश में अभी एक जॉइंट एरियल इंसर्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को अभी हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर सरोवर में कंडक्ट किया जा रहा था और इसमें वाटर के ऊपर पैराड्रॉपिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। इस तरीके की एक्सरसाइज को मेनली अभी चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सके। इस तरीके की एक्सरसाइज को पहले भी कई बार आर्मी की तरफ से इस साल के अंदर कंडक्ट किया जा चुका है और रिसेंटली 24 और 25 मार्च को भी आर्मी की तरफ से ऐसी एक रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास कंडक्ट किया गया था। इस दौरान कॉम्बैट फ्री फॉल, एरियल इंसर्शन और टारगेट प्रैक्टिस जैसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा अभी जो आर्मी की तरफ से नई अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था, इसको लेके चारों तरफ काफी विरोध किया जा रहा है और एक तरफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से इस बात को डिफेंड किया जा रहा है कि इसमें हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में काफी हद तक मदद मिलने वाली है और इससे आर्मी की इफेक्टिवनेस के ऊपर भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है। और ऊपर से गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि इससे जो पेंशन का बोझ होगा वो काफी हद तक कम होने लगेगा और उसके बाद जो हमारा डिफेंस बजट है उसकी बड़ी अमाउंट को हम लोग हमारी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च कर पाएंगे। और ये सभी स्कीम की पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी जो एस्पिरेंट्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको इस स्कीम के अंदर जॉब सिक्योरिटी को लेके इशू सामने आ रहे हैं जिस पर वो लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लोग इस बात को लेके विरोध कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपने कभी भी आर्मी में जाने का सपना देखा होगा तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी अगर आपको इस स्कीम पसंद नहीं है तो जब भी इसमें भर्तियां निकलेगी तो आप उसमें मत जाइएगा। जिनको पसंद होगा वो इसमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन तोड़फोड़ करके माहौल खराब मत कीजिए क्योंकि ऐसा करने से आगे चल के आपके ही कैरियर के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। अभी ये स्कीम नई नई निकली है और हो सकता है आगे चल के जो भी क्वेश्चन अभी एस्पिरेंट्स की तरफ से किया जा रहा है उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। स्पेशली आर्मी से रिटायर होने के बाद जो जॉब रिलेटेड इशू को लेकर सवाल किया जा रहा है उसको लेके कुछ स्पेशल प्रोविजन लाया जाएगा। अभी रिसेंटली कल ये बताया गया था कि आगे चल के जो लोग अग्निपथ स्कीम से रिटायर होंगे उनको स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके और भी सोल्यूशन जरूर निकाले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम को जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया और इसे लॉन्च करने से पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी को सही तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया था और पब्लिक की क्वेश्चन को ध्यान में रखा नहीं गया था, जिस वजह से अभी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।